Okay. Good morning, students. So we are studying interference of light. Here we have found the interference of light and the conditions for the interference of light. Today we will study about the conditions for the sustained interference of light. So for the sustained interference of light, there are some conditions. First condition is that the two sources of light that should be coherent. मीन्स आपके पास जो सोर्सेज हैं लाइट के वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज. ये हम लोगों ने पहले भी कंडीशन निकाली थी कि लाइट के इंटरफियरेंस के लिए सोर्सेज कैसे होने चाहिए. दोनों सोर्सेज दे शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज. सेकंड वन, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड. अब इसका मतलब समझते हैं हम. सोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्ग विद लीस्ट बैकग्राउंड. इसका एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि भाई क्या होता है हमारे पास. जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हैं, सभी को पता होगा, रात में हम लोग ड्राइविंग करते हैं, हाईवे के ऊपर चलते हैं हम लोग. अगर तो मान लो साइड में कोई भी व्हीकल ना हो तो हमारी गाड़ी की जो लाइट है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग. हमें अच्छा दिखता है कि भाई हमारी गाड़ी की लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन अगर और भी गाड़ियां साथ में चले तो हमारी जो गाड़ी की लाइट है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है, फेंट हो जाती है. मतलब उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल. तो इसका मतलब क्या है कि जो दो सोर्सेज हैं जो हम लोगों ने लेने हैं, जिनकी वजह से इंटरफियरेंस हो, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बैकग्राउंड क्या होने चाहिए, लीस्ट होने चाहिए. मतलब उनके आगे पीछे कोई भी सोर्स जो है वो लाइट का नहीं होना चाहिए. थर्ड वन, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ. वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ. सिंगल वेवलेंथ का मतलब सिंगल कलर. रेड है तो रेड, येलो है तो येलो, ब्लू है तो ब्लू. इट मींस लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक. थर्ड वन, द लाइट फ्रॉम द टू सोर्सेज प्रेफरेबली दैट शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड. मतलब अगर बराबर एम्पलीट्यूड होगा तो हमने बात की थी कि जब हमारे पास A इज इक्वल टू बी, प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में किया था, अगर A इज इक्वल टू बी, एम्पलीट्यूड बराबर हो गया तो इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज दैट इज मैक्सिमम एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डार्क फ्रिंज दैट इज अ जीरो. इट मींस दैट देयर इज अ क्लियर कंट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. तो इनके अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो गए तो हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में क्या आ जाएगा, क्लियरली हम लोग कंट्रास्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसलिए बराबर एम्पलीट्यूड के होने चाहिए हमारे पास, सेम एम्पलीट्यूड के. फिफ्थ वन इज द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. जैसे हम लोगों ने ये लिए थे, दो स्लिट ली थी हम लोगों ने इस तरीके से, ये A और ये D. ये दोनों स्लिट्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए. दीज शुड नॉट बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो ये दोनों क्या होने चाहिए, क्लोज टू ईच अदर. नेक्स्ट वन, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी पॉइंट साइज. ये कैसे होने चाहिए आपके पास, पॉइंट साइज. मीन्स यहाँ पर आपके पास ये जो है the size that should be corresponding to the wavelength of the light. ऐसा माना जाता है कि इनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, corresponding to the wavelength of the light. और हमें बताया that the wavelength of the visible light that is of the order of 10⁻⁻7 मीटर. अब देख लो ये कितना साइज है हमारे पास. इस साइज का आपके पास क्या होना चाहिए, साइज आना चाहिए इन सोर्सेज का. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग इसकी, थोड़ा सा पॉइंट लेकर के चलते हैं हम लोगों ने डिफरेंट कलर्स की बात की थी कि जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. हम लोगों ने बात की थी दैट द सिल्वर कलर ऑफ द एयर बबल इन द वाटर दैट इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. हम लोगों ने बात की थी इसकी दैट इज द 7 कलर्स ऑफ द लाइट ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट. वो हम लोगों ने बात कर ली थी. लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास कि दैट इन द सीडी आप लोगों के पास आती है, डिस्क आती है, या हम लोग बात करते हैं कि इसकी ऑयल बिखरा हो पानी के ऊपर, या फिर हम लोग बात करते हैं सोप बबल, उसमें हम लोगों को क्या होता है, डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, सो दैट कलर्स आर ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म्स. अब ये एक्चुअल में हमारे पास ही जो सिलेबस में नहीं है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म्स, दैट इज नॉट इन सिलेबस. लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलर इन द सोप बबल or in the oil spread on the water or in the
CD, तो उसका रीजन क्या है आपके पास, दैट इज ड्यू टू द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। हम लोग बात करेंगे अब किसकी, यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करनी है। यहां से आपके पास आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ध्यान से समझना है इनको। जैसे हमारे पास क्या है, हमने बात की थी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये है हमारे पास सोर्स स्लिट, दीज आर द टू स्लिट्स, ये दिस इज बी, ये सोर्स स्लिट मैंने इसको मान लिया स्मॉल एस। Let the distance between the planes of the source slit and this double slit that is equal to S, this distance that is equal to D, ये हम लोगों ने मान लिया। आगे हम लोगों ने स्क्रीन लगाई, ये बात अलग है। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, let this S that is the size of source slit. Second one, S that is the distance of the plane of two slits from the plane of source slit. ये बात है, ये डिस्टेंस बात है। दिस स्मॉल डी दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि हम लोगों ने यूज की है। देन द इंटरफियरेंस ऑफ द लाइट ओनली टेक्स प्लेस, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट ओनली टेक्स प्लेस व्हेन दिस S upon S is less than lambda upon D. This is the condition for the interference of light. If this condition is satisfied, then only the interference of the light that takes place. Otherwise, the interference of light that will not take place. अब यहाँ से आती है रीजनिंग। अब रीजनिंग आप लोगों के पास किस तरीके से आती है, उसमें हम लोग देखते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट है, क्योंकि अब 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के आने लग पड़े हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो जाए। तो उसमें हम लोग बात करते हैं। पहली बात, ये तो कंडीशन सभी को ध्यान में होगी। यहाँ पर इसको पहचानना कैसे आप लोगों ने, जब बात की गई हो, सोर्स की बात की गई हो, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्लेन ऑफ द स्लिट्स की बात की गई हो, ये बात की गई हो, सोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स, बस इनकी बात की गई हो, बाकी किसी की बात यहाँ पर नहीं की जाए। पहला आप लोगों के पास क्वेश्चन रहता है यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन, व्हेन साइज ऑफ सोर्स स्लिट इज increased, मान लो साइज ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफियरेंस पैटर्न, ऐसा कुछ रहता है कि दैट द साइज ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफियरेंस पैटर्न। तो जब साइज ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, मतलब ये S इज इंक्रीज्ड, S, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, S इंक्रीजेस, तो इसका मतलब S अपॉन S इंक्रीजेस। भाई ये बाकी चीजें कांस्टेंट रखी है, ये इंक्रीज हुआ तो ये भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज हुआ, सो इंटरफियरेंस
of light takes place till the condition, कौन सी कंडीशन, this s upon s less than lambda upon d is a satisfied. जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब तक इंटरफियरेंस होगा, जैसे ही ये इससे ज्यादा हो जाएगा आपके पास इंटरफियरेंस नहीं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरा ये पूछा जाता है कि दैट द सोर्स इज मूव टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। सेकंड वन, सोर्स इज मूव टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ स्लिट्स। इस साइड को मूव कर दिया हमने, प्लेन ऑफ द स्लिट्स। अब देखते हैं क्या, इसको इस साइड को मूव किया, इसका मतलब एस क्या हुआ, कैपिटल एस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इट मींस एस डिक्रीजेस, बाकी चीजें कांस्टेंट रखी तो इसका मतलब क्या हुआ, एस अपॉन एस इंक्रीजेस। क्योंकि इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो ये पूरा वेक्टर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट takes place till the condition s upon s less than lambda by d is a satisfied. Next one, the reasoning is from the fringe width in the interference pattern. ये अलग से है थोड़ा सा। We know that the fringe width, this is the linear width beta that is equal to lambda d by d, ये हम लोगों ने निकाला था, and the angular width that is given by lambda by d, small d, where this capital D that is a separation between the screen and the plane of the slits, and this is small d that is the separation between the two slits. ये ध्यान में रखना है capital D क्या है और small d क्या है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ। इसमें देखिए अगर हम लोग बीटा दैट वेरीज डायरेक्टली एज लैम्डा एंड थीटा दैट आल्सो वेरीज डायरेक्टली एज अ लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड थीटा दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट मींस दैट विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ बीटा इंक्रीजेस एंड थीटा दैट आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर मान लो वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो बीटा इंक्रीज होगा, मतलब लीनियर विड्थ इंक्रीज होगी और थीटा एंगुलर विड्थ वो भी इंक्रीज होगी, और अगर वेवलेंथ आपके पास डिक्रीज होगी तो ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज ही होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। व्हेन रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट, मान लो पहले हम लोगों ने रेड लाइट यूज की थी और उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ब्लू लाइट के साथ। अब हमें पता है कि दैट द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट दैट इज लेस देन द रेड लाइट, तो इसका मतलब इसको रिप्लेस कर दिया किससे, ब्लू लाइट से, मतलब कम वेवलेंथ की लाइट हम लोगों ने यूज की, तो देयरफॉर beta that decreases as the wavelength decreases, therefore this linear width that decreases and hence this angular width that also decreases। तो एक तो इससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग। सेकंड वन दैट इज द इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The whole of the arrangement that is placed in a medium of refractive index mu, ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था। तो उस केस में आप लोगों के पास क्या होता है कि दैट न्यू जो आप लोगों के पास क्या आएगी, नई जो फ्रिंज विड्थ है, लीनियर विड्थ की बात करें, देन बीटा डैश दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू एंड थीटा डैश दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू के बराबर। इट मींस दैट द विड्थ दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू टाइम्स द विड्थ इन द एयर, उसके बराबर आप लोगों के पास आ जाएगी। जैसे मान लो हमने क्या किया कि भाई कोई भी अरेंजमेंट था जिसमें बीटा थी आप लोगों के पास, जो लीनियर विड्थ थी और एंगुलर विड्थ थी थीटा, हमने इसको डाल दिया वाटर में जिसकी आप लोगों के पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो वाटर में जो हमारे पास विड्थ आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन 4/3। ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां से बहुत ज्यादा रीजनिंग आती है। व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड, ध्यान दें मैं दो केस साथ में कर रहा हूं। स्क्रीन जिसके ऊपर हम लोगों ने ये इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन किया है, स्क्रीन इज मूव्ड, पहला केस टूवर्ड्स स्लिट्स और दूसरा केस अवे फ्रॉम द स्लिट्स। एक तो किसकी तरफ को, टूवर्ड्स द स्लिट्स, ये है हमारे पास केस, ये थी दो स्लिट्स, ये आप ध्यान दें, ये है स्क्रीन,
दिस इज स्क्रीन, इनके बीच की डिस्टेंस है ये है d, और ये हमारे पास स्मॉल d है, किससे तो कुछ भी लेना देना है, बाकी सारी चीजें हमने रखी कांस्टेंट। अब देखो स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द स्लिट्स, इसको मूव किया टुवर्ड्स द स्लिट्स, इस साइड को, इट मींस d डिक्रीजेस। पहले केस में क्या हुआ, d दैट डिक्रीजेस, इट मींस दैट बीटा दैट डिक्रीजेस, क्योंकि बीटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D, सो एज d डिक्रीजेस देयरफॉर बीटा दैट डिक्रीजेस। अब क्योंकि थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय d, ये तो कैपिटल D के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, देयरफॉर देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द एंगुलर विड्थ थीटा। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एंगुलर विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। तो सीधा सा रीजन है कि ये विल बी नो इफेक्ट। बच्चे लिख देते हैं कई बार कि ये इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, नहीं भाई, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस कैपिटल D, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। सेकंड वन, व्हेन इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्क्रीन, अगर स्क्रीन से ये दूर जा रही है, मतलब हम लोग को, सॉरी, ये स्क्रीन को दूर कर दिया हम लोगों ने ये, तो इसका मतलब D क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपके पास D इंक्रीज होगा, इट मींस बीटा भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि D इंक्रीज हो रहा है, बाकी सारे पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। एज D इंक्रीजेस सो बीटा दैट आल्सो इंक्रीजेस, बीटा भी क्या होगा, इंक्रीज। अब क्योंकि थीटा तो D के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, देयरफॉर देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द थीटा। अब ऐसे ही केस करते हैं हम लोग इसके लिए, अगर मान लो हम लोग क्या करें, इस D को, ये स्मॉल d है, फोर्थ वन केस, लास्ट वन केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का। वेल डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स is A part increased और B part decreased। अब देखता हूं यहां से, पहले की इंक्रीज की मींस ये D हम लोगों ने इंक्रीज किया, A पार्ट की बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। D इंक्रीजेस, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, इट मींस बीटा डिक्रीजेस। अब क्योंकि थीटा भी D के ऊपर डिपेंड है तो थीटा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, एड अ थीटा आल्सो डिक्रीज। सेकेंड वन, B वन, अगर मान लो ये डिक्रीज होता है, एज D डिक्रीजेस, इसको डिक्रीज किया, डिस्टेंस जो है इनके बीच की क्या की, डिक्रीज की हम लोगों ने, इसको डिक्रीज कर दिया, तो ये डिक्रीज हुआ, तो ये डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। therefore बीटा इंक्रीजेस एंड थीटा आल्सो इंक्रीज। तो ये रीजनिंग है, इस रीजनिंग को आप लोगों ने बेटा अच्छे से करना है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। थैंक यू एंड हैव अ, सो नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। सो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बुक तो बेटा आप लोगों के पास, सभी के पास है, तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। तो हमारे पास वेवलेंथ दे रखी है एयर में, दैट इज 589 नैनोमीटर। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इसमें मीटर में, 10⁻⁻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 ये हमारे पास है, किसमें दे रखी है, ये एयर में दे रखी है, ठीक है। what are the wavelength, frequency and speed of light, speed of reflected and refracted light, the refractive index of water is given mu, that is given 1.33। हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की क्या निकालनी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड हम लोगों ने निकालनी है। तो पहले हम लोग पार्ट करते हैं हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट। हमें पता है दैट इन रिफ्लेक्टेड लाइट द वेवलेंथ, द स्पीड और द फ्रीक्वेंसी दैट रिमेन्स सेम, कुछ भी चेंज नहीं होता है। द फेज दैट ओनली चेंजेस बाय 180 डिग्री, फेज हमारे पास चेंज होता है।
तो हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ दैट विल रिमेन सेम, दैट इज 589 नैनोमीटर, मींस दैट इज 589 into 10⁻⁻9 मीटर। स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट सभी को पता है एयर और वैक्यूम में, दैट इज इक्वल टू 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन अगर हम लोग बात करें फॉर फ्रीक्वेंसी C that is equal to nu into lambda, so it means that is a nu that is equal to C by lambda. C is 3 into 10⁸8 upon, ये आपके पास आ गया 589 into 10⁻⁻9। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, मैं इसको ले लेता हूँ 3000 upon 589 और यहाँ से इंटू 10⁻, यहाँ पर बच गए थे मेरे पास 5 और ये 9 ऊपर चले गए तो 10⁻40। सो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाएगी 5.09 into 10⁻40 हर्ट्ज। दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी इन एयर। अब बात करते हैं इन वाटर बी। इन वाटर में पता है हम लोगों को कि व्हेन द लाइट that goes from one medium to another medium, the frequency that remains same, wavelength और speed चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी आपके पास, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश दैट इज इक्वल टू न्यू दैट इज ओनली इक्वल टू वाटर, जो हम लोगों ने निकाली किसके बराबर, 5.09 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपके पास रहेगा। स्पीड की बात करें, स्पीड v that is equal to c upon mu, because refractive index that is equal to c by, इसके बराबर आता है आप लोगों का आंसर c upon v, तो v आपके पास किसके बराबर आ गया, c upon mu के बराबर। सो दैट इज इक्वल टू 3 into 10⁸8 upon 1.33 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2555, तो इसको 2.26 लिख लिया मैंने 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं इसके हम लोग यहां से निकालेंगे हम लोग, लास्ट बच गया वेवलेंथ। सो अगेन लैम्डा इनटू न्यू दैट इज इक्वल टू सी, सो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। यहां पर हमारे पास v है, सो दिस वन दैट इज अ लैम्डा डैश निकालेंगे तो ये न्यू डैश आप लोगों के पास आ गया। सो लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू, ये v के बराबर रख लो बेटा इसको, v हमारे पास आ गया 2.26 10⁸8 अपॉन न्यू आपके पास था कितना, दैट इज न्यू डैश दैट इज इक्वल टू न्यू दैट इज 5.09 into 10⁻14। सो दिस लैम्डा डैश दैट कम्स आउट टू बी, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.444 into 10⁻6 मीटर। सो लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू 444 into 10⁻9 मीटर, और यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू 444 नैनोमीटर। दिस वन इज द वेवलेंथ। तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन कई बार जो है वो 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10.2। ये आप लोगों ने खुद से करना है दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, सभी को पता है कैसा आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइट emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus, हम लोगों ने किया था कैसा आ जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि दूर है सोर्स तो हमारे पास कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट जो है यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 10.3 की। A part,
The refractive index of glass is 1.5. 1.5. The speed of light in vacuum is given 3 into 10 raised power 8 meter per second. We have to find out the speed of the light in the glass. तो सभी को पता है V that is equal to C upon mu that is equal to 3 into 10 raised power 8 upon 1.5 meter per second. So V that is equal to 2 into 10 raised power 8 meter per second. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा था, किया हुआ था. असली क्वेश्चन तो है इससे यहाँ पर ही पार्ट. Is the speed of the light in the glass independent of the color of the light? If not, which of the two colors, red and violet, travels slower in the glass prism? तो हमें पता है कि speed of the light that depend on the color, because for different color the refractive index of the glass that is a different. So हम लोग क्या बोलेंगे कि that no, speed of light is not independent from color. Of light, because different color have different wavelength. So हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिफरेंट वेवलेंथ था ऑफ मीडियम mu that varies as a plus b upon lambda square plus so on. This one as lambda of violet, यहाँ पर violet के साथ हम लोगों ने बात की है, that is less than lambda of red. So अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा. सो इट मीन्स आप लोगों के पास, और जिसके लिए वेवलेंथ क्या है आप लोगों के पास कम है उसके लिए ज्यादा, और जिसके लिए ज्यादा है उसके लिए कम होगा. सो इट मीन्स म्यू ऑफ वायलेट दैट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड. अब हमने बात की है किसकी, स्पीड की. सो v दैट इज इक्वल टू c अपॉन म्यू. इट मीन्स v वेरीज इनवर्सली एज म्यू. जिसका म्यू ज्यादा है उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी. देयरफॉर v फॉर वायलेट is less than for v for red. So speed of violet color is slower than red in the prism. बात करते हैं हम लोग 10.4 की. जल्दी से कर लेते हैं इसको भी. अब बात करते हैं इंटरफियरेंस की. हम जल्दी सॉल्व करेंगे इनको. इसमें बोला गया है इन यंग्स ड्रम स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm. दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 0.28 mm मींस 0.28 into 10 raised power minus 3 मीटर. मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो तो मैंने इसको लिख लिया 28 into 10 raised power minus 5 मीटर. ये भी मैंने डेसिमल को हटा दिया. ठीक है. एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे. स्क्रीन कैपिटल D 1.4 मीटर. मैंने इसको लिख दिया 14 into 10 raised power minus 1 मीटर. मैं डेसिमल को हटा रहा हूँ. अपना अपना तरीका है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe. यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की. इट मींस n is equal to 4 is measured to be 1.2 सेंटीमीटर. तो 1.2 into 10 raised power minus 2 मीटर.
मीन्स दैट इज 1, इसको मैं लिख देता हूँ 12 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 मीटर, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता है पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा x इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, हमने लैम्डा निकालना है। x हमारे पास कितना है 12 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 इज इक्वल टू n है 4, लैम्डा हम लोग ने निकालना है, कैपिटल डी है 14 इंटू 10 रेस्ट पावर -1 और d हमारे पास स्मॉल d की बात करें तो कितना है 28 इंटू 10 रेस्ट पावर -5। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग ये 14 2 8 हो गया और ये 2 2 4 हमारे पास कट गया। सो 12 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 इज इक्वल टू, ये बच गया हमारे पास 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 12 इंटू 10 रेस्ट पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4। So lambda is equal to 6 into 10 raised power -7 meter. This one is the wavelength. नैनोमीटर पे निकालना चाहो तो आप लोग निकाल सकते हो। दिस इज इक्वल टू 600 इंटू 10 रेस्ट पावर -9 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ तक निकाल सकते हो। दिस वन इज द वेवलेंथ। नेक्स्ट वन 10.6 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10.6 10.5 हम लोगों ने पहले कर लिया है। A beam of the light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer। पहली दे रखी है लैम्डा 1 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10 रेज़्ड पावर -9 मीटर और लैम्डा 2 आपके पास दे रखा है 520 नैनोमीटर, 520 इंटू 10 रेज़्ड पावर -9 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। is used to obtain the interference fringes in the Young's double slit experiment। ए पार्ट आपके पास यहाँ पर d स्मॉल d और कैपिटल D की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोगों ने जनरल यहाँ पर आंसर निकाला है। आंसर में आपके पास एनसीईआरटी में आंसर जो है वो गलत दिया है पीछे, तो इसको आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। पहला तो यही है, इसके लिए थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए तो n इज इक्वल टू 3, डिस्टेंस निकालनी है तो x हम लोग निकालेंगे n लैम्डा 1 d बाई डी। सो x इज इक्वल टू n है 3 लैम्डा 1 650 d बाई डी नैनोमीटर। सो x दैट इज इक्वल टू 0, x के 15 6 के 18 और 19 d बाई डी नैनोमीटर। बस ये आपके पास थर्ड की डिस्टेंस जनरल आप लोगों ने निकाला। नेक्स्ट वन इज द बी पार्ट। अगर हम लोग बात करें बी पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यूज दी जाती हैं। आप लोगों को और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, कल से मैं हम लोग बात करेंगे इसकी नेक्स्ट डे से, इसको ध्यान से सीखना है। इसमें बोला गया है दैट व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ब्राइट फ्रिंजेस दोनों की वजह से जो है वो कोइंसाइड करेंगे। तो मान लो जो हमारे पास अगर देखें हम लोग, हमने बात की थी कि जो बीटा है दैट वेरीज डायरेक्टली एज लैम्डा। लैम्डा बड़ा होगा तो बीटा बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो कम आएंगे उसमें। और अगर आपके पास लैम्डा छोटा होगा तो उतनी ही गिवन डिस्टेंस में, जैसे मान लो मेरे पास इतना सा पोर्शन है, तो लैम्डा छोटा होगा तो आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज़्यादा आएंगी, और अगर लैम्डा बड़ा होगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या आएंगी, कम आएंगी आपके पास। तो जो बड़ी वेवलेंथ है उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम माननी है, और जो हमारे पास लैम्डा छोटा है उसके लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या माननी है, ज़्यादा माननी है। तो
तो कम से कम पूछा है हम लोगों से, तो इसके लिए n मानेंगे और इसके लिए कितने मानेंगे, n+1 मानेंगे। तो मान लो हमारे पास लेट nth ब्राइड फ्रिंज of λ1 coincide with n+1 ब्राइड फ्रिंज of λ2 ऐसे coincide करेंगे आपके पास। ये जस्ट अगला मानना है आप लोगों ने। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, therefore डिस्टेंस है हमारे पास, दोनों की डिस्टेंस आएगी तो बराबर ही है हमारे पास। तो जो डिस्टेंसेज है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस, दैट इज n λ1 d/d that is equal to n+1 λ2 d/d। ये होना चाहिए d/d से d/d कैंसिल आउट। n λ1 is equal to n+1 λ के बराबर वैल्यू को रख लें। तो n λ1 है कितना 650 नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड। n+1 520 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 65 n is equal to 52 n plus 52। यहाँ से देखें तो आपके पास आ गया 30 n is equal to 52। सो n is equal to 4, वैल्यू आ गई 4 n की। अब nth किसके लिए माना है हम लोगों ने, λ1 के लिए, और n+1 किसके लिए, इसके लिए। इसका वो चौथी फ्रिंज जो है वो किसकी, λ1 की, और पांचवी किसकी, इसकी मिल रही है। तो जब भी आप लोगों ने फार्मूला रखना है, डिस्टेंस निकालनी है, अगर λ1 ले रहे हैं तो n लेनी है वैल्यू, और λ2 ले रहे हैं तो n+1 लेनी है। तो डिस्टेंस x दैट इज इक्वल टू n λ1 d/d। सो x इज इक्वल टू n कितना है 4, ये है आपके पास कितना 650 d/d, नैनोमीटर में ही निकाल रहा हूँ मैं। सो दिस इज 0 20 20 d/d नैनोमीटर। दिस वन इज द डिस्टेंस। यहां से निकालोगे n+1 रख के तो भी इतनी ही डिस्टेंस आएगी आपके पास। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10.7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 10.7 In the double slit experiment, the angular width of is found to be 0.2 degree. Theta is equal to 0.2 degree. ये दे रखा है। On a screen 1 meter away, the wavelength of the light is used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experiment is immersed in the water? Take the refractive index of water, that is 4/3. हम लोगों ने निकालना है थीटा डैश, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन मीन। थीटा कितना है 0.2 डिग्री अपॉन 4/3। सो थीटा डैश दैट इज इक्वल टू 0.6/4। सो थीटा डैश दैट इज इक्वल टू 0.9